गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अपराजिता, यानी कि कभी भी हार ना मानने वाली, अपराजित, जो पराजय का सामना ना करते हों। तो देखिए चैप्टर में क्या है। ये एक सत्य घटना पर आधारित है, डॉक्टर चंदा, तो उनके बारे में है ये सारी स्टोरी। तो देखिए उनके जीवन से जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ सत्य कथा पर आधारित है। कुछ लोग नकारात्मक सोच के कारण छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को बुरा भला कहने में भी संकोच नहीं करते और प्रतिदिन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। यह पाठ उन लोगों को प्रेरणा देता है कि शरीर का लगभग 80% हिस्सा अपाहिज होने पर भी अपने आत्मविश्वास को खोए बिना जब एक युवती इतना कर सकती है तो शारीरिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चों ये चैप्टर क्या कहता है कि अपराजित, हमें किसी के सामने पराजय का मुंह नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक अपनी कोशिश रहे हमें उसका सामना करना चाहिए, कितनी भी कोई परिस्थितियाँ आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। नकारात्मक यानी कि जो अपनी नहीं वाली सोच होती हैं कि ये कार्य नहीं हो सकता, उस सोच को हमें बदलना होगा। नकारात्मक कि जो हम जैसे जिस कार्य को हम कर सकते हैं उसके लिए मना क्यों करें। तो ये अच्छी सोच के लिए है कि अपराजिता, हमें अपनी सोच को अच्छा बनाते हुए और उस कार्य को करना है। नकारात्मक सोच नहीं रखनी है अपनी। उस एक जो डॉक्टर चंद्रा होती है उनका 80% हिस्सा अपाहिज हो जाता है। अपाहिज यानी कि जो पोलियो हो जाता है, उसके कारण फिर भी वो किस तरह से हिम्मत रखते हुए अपने कार्य को स्वयं करती हैं। तो चैप्टर देखिए। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। क्या कह रहे हैं कि विधाता हमें ऐसे विलक्षण यानी कि जो अच्छी सोच वाले होते हैं, जो अनोखी सोच वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। रिक्तता यानी खालीपन बहुत छोटा लगने लगता है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया है। अब देखिए विच्छिन्न यानी कि हमारा कोई हिस्सा तोड़ फोड़ तो नहीं दिया है। जैसे कोई अपाहिज हो जाता है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता। अकस्मात यानी कि अचानक से कोई हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, विधाता कोई कुछ हमारे साथ अनहोनी कर देता है, तो उसमें यह है कि हमारा कोई अंग तो विच्छिन्न नहीं किया ना, हमारा कोई अंग तो टूटा फूटा नहीं है। तो विधाता को हमें इस तरह से कोसना नहीं चाहिए। अब देखिए आगे। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया को देखा है। अभिशप्त यानी कि जो अभिशाप होता है, इसको भगवान का दिया हुआ अभिशाप मिला हुआ है। तो ऐसी काया को, ऐसे शरीर वाली एक स्त्री को देखा है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है। कठोरतम यानी बहुत ही कड़ा दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदित मुद्रा में झेल रही है। नतमस्तक यानी सिर झुकाते हुए बहुत ही प्रसन्नता की मुद्रा में उस अभिशाप को झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। यानी कि वो विधाता को दोष नहीं दे रही है, अपने को जो कठोरतम दंड दिया है उसको वो नतमस्तक होकर झेल रही है। उसकी कोठी का अहाता एकदम बंगले के अहाते से जुड़ा था। उसकी कोठी का अहाता यानी कि उसकी कोठी का जो एक हिस्सा है वो उसके बंगले के एक हिस्से से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का दरवाज़ा खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। देखिए क्या होता है कि वो बाहर खड़ी हुई, अपने बंगले के बाहर खड़ी हुई देख रही थी कि एक जो महिला है वो कार से उतरती है और कार का दरवाज़ा खुलता है तो एक प्रौढ़ा यानी कि थोड़ी ज़्यादा उम्र की औरत उतरती है, पिछली सीट से व्हील चेयर लाकर उसके सामने रख देती है और भीतर चली जाती है। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। उसकी माँ जो होती हैं वो तो व्हील चेयर को रख कर चली जाती है और गाड़ी में से फिर क्या होता है
कि एक बिना सहारे के धीरे धीरे निर्जीव शरीर को लेकर एक महिला बहुत ही दक्षता से यानी कुशलता से उसमें उतरती है और व्हीलचेयर पर बैठ जाती है। फिर बैसाखियों के सहारे व्हीलचेयर तक पहुंचकर उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। क्या होता है कि वो अपने कार्य स्वयं करती थी, बस थोड़ी सी हेल्प की उन्हें ज़रूरत थी, तो उनकी हेल्प के लिए उनकी माँ तैयार रहती थी। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आगमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। क्या होता था कि वो जो लेखिका है वो नियत समय पर यानी कि डेली उसी समय पर इस आवागमन को देखती कि किस तरह से वो जाती है, किस तरह से आती है। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। उनसे परिचय हो गया तो उनकी कहानी सुनी तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और साहस से झेलती हुई वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। क्या कहते हैं ये कि वो किस तरह से अमानवीय मानव के हृदय को साहस और धैर्य से झेलती हुई वो मानव ना होकर कोई देवांगना लग रही थी, यानी कि कोई परी लग रही थी, कोई देव स्त्री लग रही थी या माता लग रही थी, कि वो किस तरह से इस परिस्थिति को झेलते हुए धैर्य से और साहस से वो झेल रही है इस परिस्थितियों को। मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। देखिए, अब यहाँ लेखिका क्या कहना चाह रही है कि जो ये हैं डॉक्टर चंद्रा, इनको वो मेधावी युवक देखे। एक युवक होता है, उसके बारे में अभी कहानी आएगी इसमें, कि वो लखनऊ का मेधावी युवक भी इस कहानी को पढ़े और इसको देखे, आप अपनी आँखों से देखे कि ये किस तरह से अपने जो निर्जीव शरीर है उसको किस तरह से ये चला रही हैं। तो ये मेधावी युवक के बारे में देखनी क्या होता है। ये अपनी बहन के घर आया था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्लड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण ले ली है। क्या कहना चाह रही हैं लेखिका कि इस महिला को देखते हुए जो मेधावी युवक था उसको तो कुछ भी ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ, उसका तो सिर्फ एक हाथ चला गया था। वो IAS की परीक्षा देने गया था, इलाहाबाद स्टेशन पर उतरा और चाय लेने उतरा। जैसे ही ट्रेन चलने लगी वो चाय का कुल्हड़ सहित ट्रेन में चढ़ने लगा, तो जैसे चढ़ा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसका ज़मीन पे गिर गया, तो उसका दायां हाथ ट्रेन के नीचे कटकर ख़त्म हो गया। तो वो क्या करता है कि वो इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो नींद की गोलियां खाने लगता है, नशे की गोलियां खाने लगता है और फिर नूर मंजिल की शरण में चला गया, यानी कि उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्ति आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो ये देखिए कितना मतलब इनको उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से वो बुद्धि दीप्ति आँखें, यानी कि बहुत मतलब चंचल सी आँखें थी जिनमें मेहनत थी, अदम्य उत्साह की एक बहुत अच्छा जोश था उनमें, हर पल नया कुछ करने की, प्रतिपल और प्रतिक्षण भरपूर उत्कर्ष जिजीविषा, हर पल हर समय उन्हें जीने की एक नई इच्छा जागृत होती थी। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय
माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल जाएगी। तो यहाँ डॉक्टर चंद्रा लेखिका से कहती हैं कि मैडम आप वहाँ जाकर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है, वहाँ जाकर आप मुझे बताएंगे कि मेरे विषय की माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेंगी। यानी कि उनको इसमें ये जो बुक्स पढ़नी थी उससे संबंधित वहाँ सामग्री या पुस्तकें मिल सकेंगी। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। तो लेखिका क्या कह रही हैं कि अगर हमारी कोई छोटी मोटी हड्डी टूट जाए या पैर में मोच भी आ जाए तो हमारे तो प्राण ही ऐसे गले में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं कि मरेंगे या जिएंगे। लेकिन इसको देखिए कितना विपत्ति, कितना आसमान टूट पड़ा है इस लड़की पर, पूरा निचला धड़ सुन्न है लेकिन पूरी तरह से ये एक्टिव है, इसका एक एक अंग काम कर रहा है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। तो अब पूछा जाएगा डॉक्टर चंद्रा कहाँ काम करती थी? IIT मद्रास। तो बच्चों देखिए कि इनमें कितना साहस था, कितनी हिम्मत थी, कितनी जिजीविषा थी, जीने की इच्छा थी। और जबकि इतना शरीर खराब होने के बाद हर इंसान चाहता है कि उसे मौत मिले, लेकिन ये एक नए जोश के साथ हर दिन जीती थी। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, उसने किसी अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। तो ये देखिए कि जब उसका जन्म हुआ था तो 18 महीने की उस बच्ची के गर्दन से नीचे के पूरा हिस्सा पोलियो से निर्जीव हो चुका था। पोलियो यानी पैरालाइसिस से वो पूरा हिस्सा खराब हो चुका था, गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा। ना हाथ काम करते थे, ना पैर काम करते थे, लेकिन अद्भुत साहस, वो आश्चर्यजनक जो उनका साहस था वो देखने लायक था। और उन्होंने अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी कि उन्होंने अपना जो शरीर है उसी के ऊपर उन्होंने डॉक्टरेट कर ली, यानी कि PhD कर ली। मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। वो लेखिका से क्या कहना चाह रही है कि मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भी सहारा ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसी कारण एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। तो लेखिका क्या कहना चाह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भी सहारा ना दे। मैं इस तरह से अपना जीवन जीना चाहती हूँ कि स्वयं ही अपने सारे कार्य करूँ। मुझे सही नहीं लगता कि मेरी कार मेरी माँ चलाए। तो मैंने इसलिए अपनी नई कार का प्रयोग किया है, नया नक्शा बनाया है कि ताकि मैं उसको अपने निर्जीव पैरों से भी चला सकूं। तो बच्चों अगले जो चैप्टर मतलब इसी का जो आगे का भाग है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और दोबारा इसकी रीडिंग लगाएंगे, वीडियो को ढंग से देखेंगे तरीके से, और इसके शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।